केसरिया पधारो मारे देश। वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ पधारो मारे देश। मेरे देश के खूबसूरत पंजाब के एक हसीन शहर साहिवाल में मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ यहाँ की ग्रीनरी का, यहाँ के लोगों की मोहब्बत का और उनके प्यार का। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शहरों में जब जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को, ट्रेडिशन को आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं। साहिवाल का ये जो तालीमी इदारा है, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, इस कॉलेज की एक अजीम तारीख़ है। 1942 में एक रेंटल बिल्डिंग में इस कॉलेज का क़याम अमल में आया था और इस कॉलेज से बहुत सी अहम शख्सियात प्रैक्टिकल लाइफ में आई हैं जिन्होंने न सिर्फ सूबे का बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। और इस कॉलेज की जो खिदमात हैं उसकी डिटेल जानने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब के पास, उनके साथ बैठेंगे और जितनी भी तफसीलात हैं हम उन्हीं से लेंगे। चलते हैं, जाते हैं, कॉलेज को भी एक्सप्लोर करते हैं और प्रिंसिपल साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सलाम, कैसे हैं आप? बड़ी खुशनसीबी है डॉक्टर मुमताज़ अहमद भट्टू साहब, आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के। डॉक्टर साहब, साहिवाल गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की एक हिस्ट्री, एक तारीख़ है और बड़ी रोशन तारीख़ है। जी बेशक। तो उस हवाले से अगर आप कुछ मेरे साथ शेयर करें, हमें बताएं। जी, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल जो आगाज़ में तो इसका गवर्नमेंट कॉलेज मिंटगोमरी कॉलेज था ना, मिंटगोमरी इसका नाम था। फिर 60 के एरा में आके इसका नाम फिर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल जो है वो बन गया था। तो इसकी बुनियाद प्री पार्टीशन से पड़ गई थी, यानी 1942 में ये बना था। उस वक्त इस बिल्डिंग में नहीं था ये बिल्डिंग बाहर एक रेंटेड बिल्डिंग थी, बल्कि शायद किसी एक हिंदू की कोठी थी, उसमें ये इसका क़याम हुआ। बाद में फिर कॉमर्स कॉलेज की एक बिल्डिंग थी, वहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ पे आया ये 16 अक्टूबर 1951 को। ये ब्लॉक बनना पहले शुरू हो गया था। अच्छा। पूरा ये कैंपस, और ये कैंपस बड़ा तारीख़ी इस लिहाज से भी है कि यहाँ मुहाजिरीन का कैंप भी लगा था। जब पार्टीशन हुई है अच्छा। तो मुहाजिर कैंप भी यहाँ था। तो उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पे इसकी तामीर शुरू हो गई। और बड़ा हिस्टोरिकल इस लिहाज से है कि इसकी तामीर में जिन लोगों ने मेहनत की, जिस खुलूस के साथ, आप देखते हैं कि ये बिल्डिंग, इसका कोना कोना आज भी उनकी ईमानदारी और उनकी महारत के ऊपर गवाह है। इसकी ईंटों का भट्ठा भी यहीं लगाया गया था, यानी सारी चीज़ें यहीं तैयार की जाती थी, यहीं लगती थी। तो 16 अक्टूबर 1951 में इसका इफ्तिताह हुआ था। मियाँ मुमताज़ दौलताना उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब थे। ये पहले तकरीबन 100 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल था। बाद में इसके अंदर से एक दो चीज़ें बनाई गई, डायरेक्टरेट ऑफिस बना, तो इससे अब ये तकरीबन 84 एकड़ के करीब इसका रकबा है। हर खेल का, जो बड़ी खेल है उसका ग्राउंड मौजूद है। फुटबॉल अलग, हॉकी अलग, बास्केटबॉल अलग, बेसबॉल अलग, वॉलीबॉल अलग। क्रिकेट का FM खान ओवल है, वो मेरे ख़्याल में शायद ही पंजाब के किसी इदारे में इतना बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड। यहाँ पे इंटरनेशनल टीमें भी आती रही हैं एक दौर में। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा जो वेस्ट इंडीज़ की एक टीम भी इस ग्राउंड में, एक जो होते हैं ना उनके छोटी सतह के मैच, ट्रेनिंग मैच कह लें, वार्म अप मैच, वो हुआ था। तो बाकी लाइब्रेरी इसकी बहुत शानदार है। अभी ई-लाइब्रेरी की तरफ हम उसका कन्वर्ट कर रहे हैं, आजकल प्रोसेस जारी है। तो इस इदारे ने अपनी तारीख़ को हमेशा कायम दायम रखा है। इस कॉलेज ने बड़े बड़े नाम पैदा किए। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो मैं डॉक्टर असगर साहब का नाम लूँगा, जिन्होंने फ्रांस एटॉमिक एनर्जी जो उनका सेटअप था उसके वो बानी थे। 1968 में
यहाँ पे एमएससी फ़िज़िक्स शुरू हो गई थी, जो कि उस दौर में यहाँ इस कुर्बो जवार में लाहौर के बाद नहीं थी। ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी बाद में बनी है, तो वहाँ पे भी उस वक़्त एमएससी फ़िज़िक्स नहीं थी, तो यहीं होती थी। तो यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। और तज़किरतन ये एक बात भी कर दूँ कि यहाँ जो नोबल साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनके दिए हुए फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ें उनकी तहरीर के साथ अभी भी मौजूद हैं। वेरी गुड। तो यहाँ से मुजीबुर रहमान शामी साहब, तारक अज़ीज़ साहब यहाँ रहे और यहीं के पढ़े, और इसी तरह सज्जाद मीर साहब हैं, अब्बास ताबिश साहब हैं, सईद आसी साहब हैं। इसमें सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी अपना रोल। आपको याद होगा माजी के एक बड़े मारूफ अदाकार थे अलबेला, जी जी बिल्कुल। इसी कॉलेज के ही, अच्छा अच्छा, इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे ड्रामेटिक क्लब, सोसाइटीज़, यानी बच्चों की पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से हमेशा से ये एक ट्रेडिशन चलती रही है। और इस कॉलेज ने बड़े नाम, पॉलिटिशियंस की तरफ आ जाएं तो यासीन भुट्टो साहब होते थे, बड़े लीजेंड पॉलिटिशियंस, फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन भी रहे थे, फाइनेंस भी रहे थे। फिर इसी तरह मंजूर भट्टो साहब जो हमारे सीएम भी रहे पंजाब के। और यहाँ के जो राय हसन फैमिली है, यानी यहाँ के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके आबाओ अजदाद भी इसी कॉलेज के पढ़े हैं और वो खुद भी इधर के पढ़े हुए हैं। पधारो पधारो बड़े मज़े की हवा चल रही है और लोअर बारी दुआब की ये नहर है, इसका पानी जो है ज़रखेज़ करता जाता है पंजाब की ज़मीनों को। ये निकलती है हेड ब्लॉकी से और यहाँ से चलते चलते ये जो पानी है मुल्तान की तरफ चला जाता है। रास्ते में कितनी ज़मीन है जिन्हें ज़रखेज़ करता है। इतना खूबसूरत मौसम, और आप पंजाब के अंदर हों और पंजाब की सकाफ़त के अंदर जो लोक मौसीकी है उसको हम बड़ा लुत्फ़ लेते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, और उसमें जो कलाम है उसकी सिलेक्शन बड़ा माना रखती है। तो सिकंदर लोहार भाई हमारे साथ हैं, तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। इस खूबसूरत माहौल में इतना ज़बरदस्त गुलकार मेरे साथ बैठा हुआ है। सिकंदर लोहार भाई, शुरू हो जाए फिर। मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, ओ मैं सौदे कीते दिलों दे, मैं सौदे कीते दिलों दे, ओ धर लेने न वकील, रब वकीली ना करे जी बंदा कौन वकील वाला, राजने दी चाननी राजने दी चाननी, ओ पूरी वर्गा का उड़िया दाना बात तो उड़िया दाना बात तो ओनू पहली राजना सती ते हेठ पंगूड़ा रंग ला, ओ हेठ पंगूड़ा रंग ला उत्ते ठंडी बना दी छां, गिड़गिड़ लाउंदी अट्टियां गिड़गिड़ लाउंदी अट्टियां, मैं ना जट दे लावे मैनू ले चले इथों कट के, ਉਹ ਲੈ ਚਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇ ਮਰਦ ਸਦੀਵੇਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਉਹ ਚੂਰਾ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਇਸ਼ਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਧੁੱਪ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰੁੱਖ ਛਾਵੇਂ ਬਈਏ ਉਸ ਦੇ ਜੜਾ ਹੱਥੀ ਲਾਈਏ ਰੁੱਖ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰੇ ਹੋਰ मैं हाड़ा पौनी रब का जंटा घोड़ी गानू तो। चाचा आए ना मेरे पास बैठे, इधर आए इधर आए इधर आए, इधर इधर मेरी तरफ देखें, इधर मेरी तरफ देखें। क्या हाल है चाचा? ठीक है जी दुआ। चाचा क्या नाम है आपका? अल्लाह देता जी। अल्लाह देता। चाचा ये बेड़ा आप कितने अरसे से चला रहे हैं? ये जी बेड़ा चला रहे हैं 40 साल तो बाद पहले 40 साल से? 40 साल से चला रहे हैं रोजाना? रोजाना। चाचा कितनी उम्र है तुम्हारी?
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਵਣ ਤੇ ਬਾਦਰੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਸੂ ਤੇ ਕੱਤੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੋਝੋਣਾ 74 ਜਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ 73 ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 40 ਸਾल ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ होती है आपकी? ਕਮਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। चाचा जिंदगी किस तरह गुजारी है? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਲਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੋਰ ਉਹਨੇ ਲੋਡਰ ਰਿਸ਼ਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਾਲ डिलीवरी करता है। तो बस गुजारा कर रहे हैं यहाँ का। जिंदगी से राजी हैं? हाँ जी। कितने राजी हैं जिंदगी से? उनका शुक्र है अल्लाह का, जेड़े जिम्मे उन्हें बनाई है उनके तो लख शुक्र है। अच्छा चाची चाची थोड़ी हूँ तुरंत मसे आ जाते, वो ऐसे सिर्फ चाह दे जाती है तो घर चली जाती है। अच्छा तो चाची खुद आती है आपको? चाय खुद देती आप है, आती है, खाना देती है? हाँ जी। चाय साथ बैठ के पीती है कि चली जाती है देर? हाँ जी, नहीं उस वक्त चली जाती घर। क्यों इकट्ठे बैठ के नहीं पीते आप? नहीं, क्यों? वो घर का कामकार होंदा निक्का मोटा ते मोटा वास्ते। चलो चाचा चाचा जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अच्छा जी, अल्लाह आमीन। आपको रिस्क में बरकत दे। उकाड़ा में जैसे ही हमने कदम रखा साहिवाल से, तो ये एक मवेशी मंडी है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। हर माह में पहले हफ्ते में ये मवेशी मंडी लगती है। जब आप बात करते हैं पाकिस्तान में सबसे मशहूर गाय कहाँ की है, भैंस कहाँ की है, तो जिक्र आता है साहिवाल का, इस खित्ते का आता है। तो साथ ही साहिवाल की बाउंड्री शुरू हो जाती हैं। साहिवाल और उकाड़ा के संगम के ऊपर ये बहुत बड़ी मंडी है, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इकसाम की गाय भी देखने को मिलेंगी, भैंसें भी देखने को मिलेंगी। और इसमें ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पर गाय मंगवाई गई थी, नीदरलैंड से भी मंगवाई गई थी। हम इस मंडी में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से दुनिया की लीडिंग कंट्रीज़ में से है। और ये जो यहाँ की गाय है उसकी स्पेशलिटी है कि वो आम गाय के निस्बतन बहुत ज़्यादा दूध देती है। किस मिकदार में देती है, कौन कौन सी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी फ़ायदियत क्या है, ये हम जाकर एक्सप्लोर करेंगे मंडी में। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो मवेशी पालते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जनाब? अल्लाह पाक दा सान जी, बिल्कुल ठीक। बैठ सकते हैं? जी जी बैठो जी बैठो। बड़ी ज़बरदस्त मंडी लगाई हुई है आपने। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक दा शुक्र है जी। दार तो जगह जगह तो माल आंदा जी इत्थे विकण वास्ते। ठीक है, हर किस्म का माल इत्थे आंदा। ठीक है, तो खरीदने वाले भी आते हैं, वेचण वाले भी बेतहाशा लोग आते हैं। हर किस्म की जी नस्ल हैगी आ वो भी आती है, चोलस्तानी, साहिवाल, वलैतन, फ्रीजन। ठीक है, हर किस्म की आती है। तकरीबन 8-10 लीटर तो लैके 32-35 लीटर तक जी गावां दुध देंदियां वो इत्थे आंदियां जी। ये 8-10 लीटर वाली केड़ी गाय है, तो 32 से 35 लीटर वाली कौन सी गाय है? ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗਾय ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ एक टाइम में कि दोनों टाइमों का मिला के? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 24-25 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਵਲੈਤਨ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ 40-45 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ज़्यादा बेस्ट हैगी। किस किस इलाके से खरीदार आते हैं? ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, दूर दूर तो लोग ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ज़रा मुझे बता देना, जैसे मुख्तलिफ नस्ल की गायें आपके पास, जी जी। क्या प्राइस होती है? देसी की क्या है, फ्रोज़न की क्या है, जर्सी की क्या है, इनकी कीमत? देसी गाय जी तकरीबन कोई 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ तक, 3.5 ਲੱਖ तक। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾय ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਓਰਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। इस जगह मंडी में इस वक्त कौन सी सबसे खूबसूरत गाय है जो आप हमें दिखा सकते हैं, जिसके साथ हम सेल्फी बना सकें? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलें फिर हमें दिखाएं थोड़ा गाय भैंसे जो नस्लें बता रहे हैं, अगर आप हमें दिखा भी दें। ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਕਰਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 28 ਤੋਂ 30 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 28 से 30 ਹਾਂਜੀ, लीटर। 28 से 30 लीटर। और इसकी खुराक? खुराक नॉर्मल वंडा वगैरह होता है वो डालते हैं। अच्छा, हाँ जी। बाकी खूबसूरती के लिहाज से बड़ी खूबसूरत हाँ है। जी, जो बैक क्रॉस होती हैं, जो साहीवाल से वलैतन क्रॉस होती है, ठीक है, जो साहीवाल दोनों से क्रॉस हो जाता है ना, फिर दूध की क्वालिटी और बढ़ जाती है, वो गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती है। अच्छा, कई जो प्योर में आ जाती है ना, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। ये जो होती हैं ये गर्मी बर्दाश्त भी कर लेती हैं क्रॉस होने की वजह से। क्रॉस होने की वजह से। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत जानवर है जी। कुछ और भी हाँ जी, दिखाएं। ये भी है। अच्छा, ये किस नस्ल की है जी? ਇਹ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। इसको कितना एक लीटर दूध दे देती है ਇਹ ये? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਕੋਈ 24-25 लीटर। अच्छा, हाँ जी, अगर यही यानी कि रावी और नीली दोनों का क्रॉस हो जाए, फिर ये 32, 35, 40 लीटर तक दूध दे देती हैं ये भैंसें। सुभान अल्लाह जी। ਇਹ ਜਰਸੀ का है जी, ठीक है। अच्छा, ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਦੰਦ ਆ ਜੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਦੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਥਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। वाह। ਇਹ ਪਿਓਰ ਜਰਸੀ ਔਰ ਫਰੀਜ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, लेकिन चड्डे का लिबास है तो बहुत ज़्यादा होता है जी। बहुत खूबसूरत है ये। हाँ जी, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, उसमें जायका, अफादियत या थिकनेस की बात करते हैं? देखो जी, जो ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी, पतला दूध जो है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हजम करना अच्छा होता है। आसान हाँ जी, ना हाँ, जल्दी हजम हो जाता है। है। और अब अगर मैंने बनाना हो घी, जी। भैंस का दूध मेरे लिए बेहतर रहेगा, अच्छा घी से निकलेगा कि गाय के? नहीं जी, गाय भैंस का। हाँ हाँ। हाँ जी, भैंस का। भैंस का जो होता है ना, इसके साथ दूध मक्खन जो होता है ना, ज़्यादा निकलता है, घी ज़्यादा बनता है। गाय का बिल्कुल नॉर्मल निकलता है। तो ये मंडी कितने रकबे पे फैली हुई है? ये तकरीबन 2 मरबे में है। मंडी काफ़ी वसी है और इसका इनेकाद पंजाब हुकूमत करती है। पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग नेशंस व्हेन इट कम टू डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क का जो पाकिस्तान के अंदर जो उसकी प्रोडक्शन होती है। आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। हम जाते हैं, हम भी कोई मोल तोल करते हैं, सोचते हैं कि एक गाय भैंस अपने लिए भी साथ लेकर चले, हम पिंडी इस्लामाबाद चलते हैं। पधारो मारे देश। पधारो मारे देश।
रात को सफ़र करते करते साहिवाल से हम पाकपतन आ पहुँचे हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की ये सरज़मीन है। इस ज़मीन को जो नाम दिया गया है पाकपतन, उसकी एक निस्बत भी है जो हम आपको बाद में बताएंगे। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा माझा। पंजाब की जो मरकज़ी ज़बान है, जो लहजा है, माझी लहजा है, वो इसी इलाके में ज़बान बोली जाती है। दुआबा बारी जो पंजाब का सबसे ज़रखेज़ इलाका है, उस इलाके में लाहौर से लेकर मुल्तान तक का हिस्सा आता है। हम आपको यहाँ पे लेके चलेंगे पाकपतन, इसके गिरदोनवाह और बहुत से इलाके जो पंजाब के खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर, उसको एक्सप्लोर करेंगे हम आपके लिए। ये जो एक बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस है, इसको 100 साल हो चुके हैं। 1925 में जब यहाँ पर इरिगेशन के सिलसिले में जो पाकिस्तान का और इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा जो कनाल सिस्टम कहा जाता है, उसी के हिस्से का जब यहाँ पर उन्होंने ये रेस्ट हाउस बनाया था, यहाँ पर इंजीनियर्स ठहरते थे। इरिगेशन का रेस्ट हाउस है, 100 साल हो चुके हुए हैं। और आपको बिल्डिंग के अंदर लेके चलते हैं कि कितनी मजबूत इसकी दीवारें हैं। 13 इंच की इसकी दीवार है और इस दीवार में कहीं सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब चुना हुआ बता नहीं सकते, अंदर चलते हैं और आप देखिएगा इसके छत कितने ऊंचे हैं। यहाँ का सिटिंग एरिया है। आप अगर फैमिली के साथ या दोस्त अहबाब आते हैं, यहाँ बैठ के आप गपशप लगाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। डेफिनेटली इसमें रेनोवेशन हुई है और रिसेंटली ही इसमें रेनोवेशन हुई है। और बिल्कुल सामने मैं देख रहा हूँ इस वक्त डाइनिंग एरिया है। अच्छा, आप जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि छत बहुत ऊंचे हैं और यहाँ पर फॉल सीलिंग करके छत नीचे किया गया है। छत बहुत ऊंचे हैं, तकरीबन 20 फुट ऊंचा छत है और उसमें बड़ा रोशनदान भी है। उसकी वजह ये थी कि अगर आप यूके जाते हैं तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी आप घर देखेंगे या रेस्ट हाउसेस भी देखेंगे तो वो बड़े तंग होते हैं, उनकी गैलरीज भी बड़ी तंग होती हैं, छत भी नीचे होते हैं, क्योंकि वो एक ठंडा मुल्क है। और यहाँ पर जब आते हैं तो उन्होंने एक वसी स्ट्रक्चर इसलिए बनाया हुआ था, ऊँचे ऊँचे रोशनदान होते थे कि हवा चले। दीवारें इसलिए मोटी होती थी कि जो घर हैं या जो इमारतें हैं उसके अंदर जो है टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर हो। कमरे भी यहाँ के बड़े कमरे हैं। इसमें 2 बेड तो लगे हुए हैं, मगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गद्दे भी लग सकते हैं। पाकपतन शहर में आए और अगर आप आते हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ अगर ये ऑक्यूपाइड ना हो तो इसको ऑक्यूपाई आप कर सकते हैं और अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आया करें ऐसी जगहों पे कि आप उनको दिखाएं। दुआबा, 2 दरियाओं के दरमियान वाली जो जगह होती है, सतलज और ब्यास के दरमियान, जैसे कि ये सारा इलाका, इसको इस वजह से दुआबा कहा जाता था। लश ग्रीन लॉन्स भी हैं यहाँ पे और बच्चों को लेकर आएँ और दिखाएं उनको अपना खूबसूरत पाकिस्तान, अपना पंजाब और एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी हमने गुजारी है अपने इस पंजाब में और उस ज़िंदगी के वो दिन भी थे कि जब हम देखते थे बड़ी खूबसूरत तहजीब थी, सकाफत थी। गांव देहात में जाते थे, लोगों ने बैल जोते होते थे और ये इनके गले में टलियाँ हैं, इन टलियों से आपको बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। खेतों पे शराब किया जाता था,
और जो छोटे छोटे खेत होते थे वहाँ पर तो अक्सर जगह जगह के ऊपर ये बैल लगे होते थे जो कुएं से पानी निकाला जाता था और रहर चलता था और वो ज़मीन को सैराब करता था। पंजाब की खूबसूरती है इसके लहलाते खेत। उन खेतों में ग्रीनरी तभी आती है जब उनको पानी मैसर हो। तो पंजाब में एक नहरी निज़ाम है, उस नहरी निज़ाम की वजह से जो नहर से पानी आता है मोगों के ज़रिए, मगर जहाँ पर ज़मीन थोड़ी ऊंची होती है तो मोगे का पानी यानी कि जो नाली से पानी जाता है वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसके लिए फिर आपको लगाना पड़ता है ये रहर, जिस चलहार भी कहते हैं। दो तगड़ी जोड़ी हो तो वो 5 से 6 घंटे तक वो जोतते हैं उनको और वो यूं ही कोलू का बैल से कहते हैं चलता रहता है। 1 एकड़ जब आप शुरू में काश्त करते हैं तो कम से कम 3 घंटे लगते हैं इस जोड़ी को, जिससे वो पानी सैराब होता है। और 6 घंटे का मतलब है कम से कम 2 एकड़। मुख्तलिफ फसलें यहाँ पर काश्त की जाती हैं, ये तो मैं आपको डिटेल बता रहा था। मगर एक ऐसा देसी माहौल है जिसको अब हम शहरों में रहने वाले तरसते हैं। ये उस ज़िंदगी का खालिसपन, वो मोहब्बत, वो प्यार, जब किसान जाता था अपनी खेतों पे काम करता था और फिर उस किसान के घर से उसके लिए खाना आता था, प्याज थोड़ा सादा ज़िंदगी थी, रोटी के साथ खाया, और उसकी मुशक्क़त का फल हम जो है शहरों में रहने वाले इंजॉय करते हैं। आप देख रहे हैं जोड़ी है काला चिट्टा, अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं और खेतों के सैराब कर रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है मैं तो नहीं जानता, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि वो ज़माना लौट आए जिस ज़माने को आज भी ये लोग जी रहे हैं। काश के ये ज़माना हम भी जी सकें दोबारा से।